या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंसा या श्वेतपद्मासना। Professor P.K. Jain sir from Gitanjali Management Institute, Udaipur, ex-director FMS Udaipur, Professor Anil Kothari Sahab, who is also looking after the Niti Aayog program, and basically he is the coordinator for all what we are gathered here. He is also a professor in Faculty of Management Studies, Udaipur University. All the deans, professors, associate and assistant professors, all the faculty, admin staff, and the nodal officer of this program, Sumit Pandey. And very effectively, all 320 universities were connected online on that day, which lasted basically for the whole day, just to decide and tell what is the role of the teachers under the new education policy. As we all know that in the National Education Policy 2020, a couple of notable structural changes have been made, and the implementation of the policy is the key to its success. To know more about the seminar, I would call Dr. Sumit Kumar Pandey, Nodal Officer. सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद सदेशकगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और अन्य साथी शिक्षकगण, साथ ही इस सेमिनार में ऑनलाइन माध्यम से देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सम्मानित शिक्षकगण। बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर। तो आज का जो कार्यक्रम है, इसका थीम है, टॉपिक है टीचर्स रोल इन नेप इम्प्लीमेंटेशन। इसके पहले मुझे पूरब और पश्चिम फिल्म का एक गीत याद आ रहा है, उसकी 4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। वो यह है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं कुछ विद्वानों का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। कुछ विद्वानों का नाम जैसे कि आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, ये सारे विद्वानों ने पहले ही हमारे यहाँ खोज कर लिया रसायन का, गणित का। लेकिन अब नई शिक्षा पद्धति जो हुई है और जो इसके पहले की शिक्षा पद्धतियां बनाई गई, उसमें हुआ क्या कि जो पाश्चात्य साम्राज्यवाद हमारे देश पर लागू किया गया, क्या हावी हो गया, हमने वो शिक्षा पद्धति न चाहते हुए भी हमें ढोनी पड़ी, और उसमें ये हुआ परिणाम कि हम अपने उन योगदानों को भूल गए। नई शिक्षा नीति बहुत ही लंबे सालों बाद आ गई। हालांकि कितना हास्यास्पद रहा कि हम मैकाले को इतने सालों से गाली देते रहे, मगर एक नई शिक्षा नीति लाने के लिए प्रयास हमने नहीं किया। लेकिन एक अरसे बाद आज जब हमने इस पर काम किया, देश भर के तमाम विद्वान, शिक्षकगण, सभी लोगों से फीडबैक लेकर के जब ये नई शिक्षा नीति आज अपने मूल रूप में है, जो पहला टॉपिक हमने चुना है वह है हाउ टू रिड्यूस द गैप बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस नई शिक्षा नीति में कैसे वो सारे पहलुओं को शामिल किया गया है, कैसे नई शिक्षा नीति वो सहायक हो सकती है उन प्राइवेट और गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच के गैप को खत्म करने के लिए, इस पर प्रकाश डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर पीके जैन जी। और दूसरा जो विषय हमने चुना है वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिटी फाउंडेशन एमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तीसरा जो विषय हमने चुना है वह है टीचर्स ट्रेनिंग। अब तकनीक के आ जाने से जो नए युवा शिक्षक तैयार हो रहे हैं, वो जरूर उनको सीखने की जरूरत है, साथ ही साथ जो पुराने हैं उनमें भी कैसे उनको स्किलफुल बनाया जाए, कैसे वो इफेक्टिव टीचिंग कर सकें, इस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगी आज की हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी।
और चौथा जो विषय हमने लिया है वह है डेवलपिंग टीचर्स प्राइड एंड रिस्पेक्ट। नई शिक्षा नीति में वो कौन से पहलू हैं और कैसे हम सभी शिक्षक यहाँ मिल करके अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर पाएंगे, जिससे हमें ये मदद मिले कि कल के जो हमारे शिक्षक होने वाले हैं, जो भावी शिक्षक होने वाले हैं, उनके टीचर्स, उनके शिक्षकों के गौरव और अभिमान में कैसे हम और अधिक वृद्धि कर सकें, विकास कर सकें। इस पर अपना इंसाइटफुल अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार दरिया जी। तो ये थी इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, और साथ ही साथ हमने एक डिस्कशन सेशन रखा है जिसमें आप सभी शिक्षकगण इसमें अपने वो सुझाव देंगे कैसे आपकी क्या भूमिका हो सकती है इस नई शिक्षा नीति। क्योंकि जैसा कि आदरणीय श्री आनंद वर्धन शुक्ला सर ने ये आप सबसे पूछा कि सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो निसंदेह आप सभी पढ़े हुए हैं। अब कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने विश्वविद्यालयों में, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं इस माध्यम से, वो कैसे अपने विश्वविद्यालयों में इसको लागू करेंगे। इस पर आपका 10-15 मिनट का सेशन होगा। हमारे संचालक महोदय अपने हिसाब से देखेंगे कि कितना हम वक्त दे पाएंगे। यह पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रही। इसी के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः मंचासीन अतिथिगण और हमारे समस्त सम्मानित अध्यापकगण, निदेशकगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और देश के तमाम विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सम्मानित शिक्षकगण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। Guest of honor and keynote speaker, Honorable Professor P.K. Jain sir, to please come and share his valuable information with the audience about how to reduce the gap between private and government educational institutions. संकाय सदस्यगण और छात्रों, पहली बात तो ये कि दिस इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इट्स काइंड, जिसमें कि 3 साल से लेकर के 35 साल तक एक वाइड स्पेक्ट्रम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी और जो कि वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर रही है, दोनों एस्पेक्ट्स अगर इस पॉलिसी में आज हमें देखने को मिली है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। और दूसरी बात ये कि ये एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल और हायर एजुकेशन, मतलब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें कि पूरा का पूरा पैकेज इंडिया को दिया। रिसर्च यूनिवर्सिटीज, पिछले 70 सालों से हम इस बात को देख रहे थे कि भैया यूनिवर्सिटीज तो, लेकिन प्योर रिसर्च यूनिवर्सिटीज हो, और इस कंसेप्ट में पहली बार प्योर रिसर्च यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को लेकर के है, क्योंकि खुद कस्तूरी रंजन साहब बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं। उन्होंने कहा टीचिंग भी होगा, लेकिन मेन फोकस यूनिवर्सिटी का, रिसर्च यूनिवर्सिटीज का होगा। जो हमारा जो रिसर्च की जो अमाउंट है वो आज के 5 साल पहले या 8 साल पहले भी 0.6 से 0.7% जीडीपी था। गवर्नमेंट अब चाह ये रही है कि इसको हम 1.5% तक कर दें, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि कम रहेगा, क्योंकि अगर आप यूएसए का देखें तो इट्स अराउंड 2.8% टोटल जीडीपी, और अगर कोरिया का देखें तो 4.2 है, इवन इजराइल का 4.3% है। और साथ ही एक चीज जो मुझे सबसे बढ़िया लगी हुई है इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी में, कि हमने संस्कृत को एक कोर मेटा लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया। अब उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट जो मुझे लग रहा है ना, वो देखिए वो क्या है कि जो ही आपने संस्कृत को एक कोर मेटा लैंग्वेज के लिए आपने जब इंट्रोड्यूस करेंगे कंट्री में, तो वो लिटरेचर ही नहीं, वो मैथमेटिक्स, फिलोसफी, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, पोएट्री, ड्रामा, कई विधाओं के दरवाजे हमारी जनरेशन के लिए खोल देगी। और एक बात और बताऊं कि हमारी जनरेशन को भी पता लगेगा कि भाई आज के 2000 साल पहले भी क्या हो रहा है इस देश में, वो संस्कृत से पता लग गया। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के मैं आपके सामने कहना ही चाह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, बस जब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हों तो आप किस तरह से उनको अवेल कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग कम्युनिटी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर चुकी है। धन्यवाद, नमस्कार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर अनिल कोठारी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर पधारें एवं अपने बहुमूल्य शब्दों से हमें कृतार्थ करें। माननीय महोदय। आदरणीय निधिमा सिंह जी, वाइस चांसलर कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पीके जैन, गजिया साहब, शुक्ला साहब, पधारे हुए सभी शिक्षकगण, मुझे आपके रोल के बारे में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात करनी है, और आपका उसमें क्या योगदान होगा वो मेरे को बताना है। 2021 से लेकर 2035 तक अगर हमें जीआर रेशियो 50% करना है तो 3.5 करोड़ नई सीटें हमें विश्वविद्यालय में तैयार करनी पड़ेगी। आप लोगों की बहुत सारी नई शिक्षा नीति में जो एक काम है, करिकुलम डेवलपमेंट, when one finds a right teacher, one conquer half of the world। टीचर्स का रोल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा होगा।
मातृभाषा में कैरिकुलम बनाना और उसमें भारतीय उदाहरण प्रस्तुत करना वो बहुत जरूरी है। मैं संस्कृत भाषा के साहित्यों को पढ़ने के लिए, हो सकता है आपको जो नई विधा सीखनी है उसमें एक संस्कृत भाषा भी अगर आप सीख सकें तो शायद भारत के प्रति आपका एक, वो कहते हैं ना, समर्पण का भाव, एक नई सोच होगी अगर आप पुराने साहित्य को पढ़ पाए। उस साहित्य से जो आविष्कार विश्व ने किए हैं, आज जर्मनी में संस्कृत बोलने वाले भारत से ज्यादा लोग हैं। जर्मनी जितनी रिसर्च संस्कृत पे हो रही होती है, हमारे यहां नहीं होगी, क्योंकि हमने संस्कृत को नीचे कर दिया। सांस्कृतिक अटैक जो हम पे हुआ, देखिए एक जगह भी मीटिंग में बहुत अच्छी बात आई कि साहब नई शिक्षा में संस्कृति का समावेश किया गया। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम बड़े खुश हो रहे हैं पर हमें दुख होना चाहिए। जिस देश की संस्कृति में शिक्षा थी, उस देश की शिक्षा में संस्कृति समाहित हो रही है, इससे ज्यादा हर्ष क्या होगा इस देश का। आपकी संस्कृति में शिक्षा थी। आपको जब भारत को श्रेष्ठ बनाना है, आप में खुद में रिसर्च की स्किल डेवलप करनी है और बच्चों में रिसर्च की स्किल डेवलप करनी है। दैट इज मोर एसेंशियल। तार्किक शिक्षा हो, रोड शिक्षा नहीं हो, यह आपको करना है, तभी श्रेष्ठ भारत बनेगा। हम किसी भी इंजीनियरिंग की किताब में ये भारतीय आर्किटेक्चर के बारे में नहीं मिलेगा। ये हमारा संसद का जो भवन बना हुआ था, हम इसे लुटियंस के द्वारा बनाया कहते हैं, पर भारत में ये बहुत प्राचीन था, 64 योगिनी टेम्पल, और इसने पूरी इंडियन पार्लियामेंट को डिजाइन किया था। इसको हम किताबों में नहीं बताते, आपको बताना है। नई किताबें जब लिखो तो इन चीजों को बताना है। कितनी भारत की इंजीनियरिंग मजबूत थी, कितनी भारत की सृजनशीलता मजबूत थी कि एक पत्थर पे 100 फीट चौड़ा और 200 फीट लंबा एक मंदिर खड़ा कर दिया। बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर, तमिलनाडु। पर हम क्या पढ़ते हैं? लाल किला, ताजमहल, हम ये पढ़ते हैं। हम इन चीजों को कहीं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। हमारी सुपीरियर चीजों को आपके सामने लाना पड़ेगा। ये देखिए, we belong to a civilization where the greatest warriors of their era were recognized by their mother's name. देवकी नंदन कृष्णा, गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन, राधे पुत्र कर्ण, अंजनी पुत्र हनुमान, ये सब नाम माताओं के नाम थे। हम तो इतने उस जमाने से माताओं का, स्त्रियों का सम्मान करते थे। ये अरब था 1937 के पहले, जब तक वहां तेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जबकि इंडिया की 1900 ईयर बैक में अरब से पहले इंडिया की संस्कृति कितनी थी और सोने की चिड़िया कहा जाता था। Neither the British nor Mughals brought civilization to India. They undermined it while living off its revenues. उन्होंने यहाँ की संस्कृति को कमजोर किया। India was a profound civilization thousands of years before them, with rishis, yogis and siddhas bringing a higher consciousness into the world. देखिए, पूरे विश्व में भारत को पढ़ने लोग आते थे। भारत से एक्सपोर्ट होता था बहुत बड़ा। अगर आप 47 का एक्सपोर्ट का फिगर देखोगे और आज का एक्सपोर्ट का तो पता चलेगा हम बहुत नीचे आ गए। हम बहुत ज्यादा करते हैं। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। The greatest threat to our dharma is the belief that someone else will protect us. ये भी एक तकलीफ है। हमें, जब आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत है, हमें अपनी संस्कृति पे गौरव करना, अपने आप पे घमंड करना भी सिखाना पड़ेगा। इन पंच सिद्धांतों का Varma estimated diameters of planets like Mercury, Venus, Mars, Saturn and Jupiter. ये उस जमाने में कर दिया, पर किसी किताबों में नहीं है। हमारे वेदों में सब चीजें हैं, पर चूंकि हम लोगों को वेद पढ़ाए नहीं, हमारी शिक्षा नीति में समाहित नहीं किया, हम इस चीजों को जानते ही नहीं। अर्थ इज फ्लैट वॉज बिलीव्ड टिल 5th century, 5वीं सेंचुरी तक ये माना जाता है कि अर्थ चपटी है। बट हिंदू गॉड who was worshipped from thousands of years ago carrying spherical earth, हमको तो पहले से पता था, पर हमारी किताबों में नहीं है। ये वेद और इनमें तो है, हमारी किताबों में नहीं है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एट तक्षशिला। More than 10,500 students from all over the world were coming to India for studying. और आज उल्टा हो गया। अकेले ऑस्ट्रेलिया में हमारे 15 लाख छात्र पढ़ रहे। किसने इस शिक्षा पद्धति को खत्म किया? ये सोचने की बात है। नेक्स्ट,
ऋग्वेद एंड सोलर सिस्टम, पूरा ऋग्वेद में सोलर सिस्टम लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, संस्कृत को सीखना पड़ेगा, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, या इनकी ट्रांसलेशन मातृभाषा में करें। देखिए, कोर्स कैरिकुलम मातृभाषा में बनाना इस नई शिक्षा नीति का बहुत जरूरी है। मेरा मेन जो फोकस है, हमें जब भारत के प्राइड बताने हैं, तो बेसिकली हम जब भारत के एग्जाम्पल लेंगे तो शायद छात्र ज्यादा घमंड करेंगे। हमें अशोक को भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें उन महावीर और बुद्धा को भी पढ़ाना पड़ेगा, और हमें विवेकानंद को भी पढ़ाना पड़ेगा कि ये भारत के गर्व करने लायक है। दे टोल्ड मी वेस्ट इंट्रोड्यूस फैशन, पर हमारे हर मंदिरों में चले जाओ, फैशन के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आप अगर कभी मूर्तियों को ध्यान से देखें, इन पे रिसर्च करें। हम बहुत छोटी छोटी रिसर्च करते हैं, रिसर्च भारतीय साहित्य पर करें। आपका फोकस इंजीनियरिंग का छात्र है, इंजीनियरिंग का टीचर है, वो रिसर्च का फोकस देखिए। अगर आपको नए प्रोजेक्ट्स देने आईसीएसआर और यूजीसी से, तो आपको इंडियन फोकस रिसर्च करनी पड़ेगी, ये बहुत क्लियर है। जब इंडियन फोकस रिसर्च करेंगे तभी हम छात्रों को नई वो चीज दे पाएंगे जो भारत को पे घमंड करने के लिए होगी। नेक्स्ट, भारत इज ओनली कंट्री टू हैव यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज थी, और सबसे ओल्डेस्ट डैम इन वर्ल्ड स्टिल इन यूज 1080 फीट लॉन्ग एंड 66 वाइड डैम बिल्ड इन 2000 AD। आप सोचिए, आज भी ये डैम काम आ रहा है, कितनी मजबूत बिल्डिंगें थी। आज की बिल्डिंगें 100 साल में खत्म हो जाती है, पर आपके तो यही चित्तौड़ में है गौरवशाली किला, 400 वर्ष होने आ गए, ऊपर हो गए 400 वर्ष से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भारत पे गर्व करने के लिए आपको ऐसे उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट आर्किटेक्चर, ये पुराना एक बना हुआ है, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें, थोड़ी सी रोशनी कमी है। माता के पेट में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण का डायग्राम उन्होंने बना रखा। 800 years बैक इंडियन आर्किटेक्चर्स न्यू व्हाट अ फ्यूचर्स लुक लाइक इनसाइड द वूम, वो उन्होंने बना रखा है। ये चीजें, ये सनातन धर्म की एक खासियत है। पानी की पूजा, पेड़ की पूजा, इनको कहते हैं कि ये भैया सब बेकार चीजें हैं, पर आज विश्व मानता है कि पेड़, पीपल के पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। तुलसी के जो फायदे, इसके लिए हम पूर्ण करते हैं। पानी कंजर्वेशन की आज बात हो रही है, हमारे यहाँ तो गंगा का बहुत सालों से पूजा जाता है। इन चीजों को सिखाना पड़ेगा। अभी छात्र इन चीजों को फालतू मानते हैं, वो पेड़ पूजा को बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, समझते नहीं है। हमें बताना पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें इन चीजों के बारे में बहुत डीप लिखा हुआ है, और इनको सिखाए। मैंने कहा धर्म का नाम क्यों दिया, पीपल की पूजा करना धर्म के माध्यम से, वो इसलिए दिया गया ताकि आप पीपल की पूजा करें, ऑक्सीजन ज्यादा मिले। आज कोविड-19 से हम प्रोटेक्ट हुए हैं, इस संस्कृति में था हाथ नहीं मिलाना, नमस्कार करना, घर से बाहर से आओ तो हाथ मुंह धो के घर में जाना, ये उसका पार्ट था। सो आई होप मैं कुछ चीजें आपको दे पाया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now, moving ahead, I would like to call the chief guest of the occasion, Professor Nilima Singh, Vice Chancellor, Kota University, Rajasthan, to please join us online. And ma'am is going to talk on Teacher Training National Education Policy 2020, Impactful Teachers, Effective Teachers. नमस्कार। आज के इस सेमिनार में मंचासीन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब डॉक्टर अशोक कुमार गाटिया जी, प्रो वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला जी, इस सेमिनार के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुमित कुमार पांडे जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पीके जैन साहब, डॉक्टर अनिल कोठारी जी। हमने अभी सभी का बहुत अच्छे से एनईपी 2020 के बारे में सुना। शिक्षक की भूमिका, जब एनईपी 2020 को हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से शिक्षक के कैरेक्टर के ऊपर ही आधारित है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली, और योग्य शिक्षक और मौलिक शोध ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था का आधार है। वर्तमान में यहाँ 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 महाविद्यालय
14 लाख विद्यालय और करीब 35 करोड़ विद्यार्थी पठन पाठन कर रहे हैं। प्रतिभाशाली और परिश्रमी विद्यार्थियों को शिक्षण एवं शोध कार्य की ओर आकर्षित करके ही भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाया जा सकता है। और ये जब संभव होगा जब यहाँ भारत के शिक्षकों को पूर्ण सुविधा और सम्मान मिलेगा। इसलिए वर्तमान शिक्षण केंद्रों, अनुसंधान कार्यशालाओं में आमूलचूल परिवर्तन भी होंगे, मगर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पुरानी पद्धति को छोड़ना नहीं होगा, बल्कि उसमें कई परिवर्तन बस लाने पड़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षार्थियों तक के समग्र विकास हेतु अनेकों बुनियादी परिवर्तन करने की बात कही गई। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि एनईपी 2020 की जब हम बात करते हैं तो इसकी मूल जो अनुशंसा है वो मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट, मल्टीपल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिलेबस और उसके करिकुलम बनाने चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए छात्र का, और टीचर्स जो इंस्टीट्यूशन में रिक्रूट किए जाते हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए, जिनका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, और वो किसी भी मातृभाषा में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे अंग्रेजी में हो। एनईपी 2020 ने ऑटोनॉमी पे बहुत जोर दिया है और इनोवेशन पे बहुत जोर दिया है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा नीति में शिक्षक व्यवसाय की वास्तविकता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यावसायीकरण और शोध में नवीनता के अभाव को चिन्हित किया है। शिक्षक द्वारा एक कंप्लीट पर्सनैलिटी का छात्र सोसाइटी में देने की भी बात की गई है। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है कि जब शिक्षक एक किसी छात्र को पढ़ाता है तो एनईपी के हिसाब से उसको धर्म, व्यवहार, संस्कार, व्यवहारिकता सिखाने की भी बात की है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजों का समावेश एक छात्र में नहीं होगा वो समाज में आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार और रोजगार को अर्जित करना है। मूल्य परक और कौशल आधारित शिक्षा ही की इस उद्देश्य को ही संभव कर सकती है। शिक्षा के इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक एक रोल मॉडल भी होता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन की अवधि में किसी न किसी अध्यापक से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, और वो उसका रोल मॉडल बन जाता है। ये सब हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फील किया होगा, महसूस किया होगा कि हम भी आज टीचर हैं, मगर हम भी किसी एक पर्टिकुलर टीचर को अभी तक फॉलो कर। समाज में शिक्षक को सम्मान देकर उसे अनुकूल और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके उसकी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त वेतन देकर और सर्वोच्च युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को एक ज्ञान समाज देने का भी लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में इन कार्यक्रमों को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रोचक, ज्ञानवर्धक और पेशेवर बनाने की बात की गई ताकि शिक्षकों को नए शोध, नए कौशल से परिचित कराया जा सके, और शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान नए मॉड्यूल्स दिए जाए, मतलब नए मॉड्यूल सिखाए जाएं, जिससे कि वो अपने व्याख्यान के दौरान बच्चों को दिखा सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। आजकल हम सब कोविड-19 से की महामारी से जूझ रहे हैं। छात्र कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं आ पा रहे हैं, और राज्य शासन के आदेश होते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुके नहीं, उसको कंटिन्यूस रखें, उसको जारी रखें। ऐसे समय में शिक्षक को अगर यदि कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, तो वो कैसे अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा पाएगा। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान उसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन लेक्चर देने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने इत्यादि की जानकारी भी देना उचित होगा, तभी वो अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा पाएगा। आजकल गूगल अंकल हमारे साथ में, सबके साथ में नर्स, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा से लेकर के और हायर सोसाइटी तक
प्रत्येक व्यक्ति गूगल के बिना सरवाइव नहीं कर पाता है। तो हर चीज गूगल के ऊपर अवेलेबल होती है। गूगल एक ऐसा माध्यम है जिसके पास में रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल होता है। आपका आपसे बात करने के लिए, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये किसमें माध्यम से बात कर रही हूँ, मैं गूगल मीट पे बात कर रही हूँ। तो ये एक टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। इसका प्रयोग सही तरीके से आना सभी शिक्षकों को चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों को आनी चाहिए। कुछ जो नए हमारे शिक्षक हैं, युवा शिक्षक, वो इनका प्रयोग करना जानते हैं, मगर आवश्यकता उन शिक्षकों को है जो कंप्यूटर से ज्यादा परिचित नहीं है, नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं है। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिस पर हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड लेक्चर्स को ये देखा गया है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमको खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि लेक्चर्स जो हैं वो टीचर्स खुद ही बनाएं, क्योंकि मेहनत स्वयं को ही करनी पड़ेगी यदि हमें NEP 2020 को अडॉप्ट करना है। शिक्षक चाहे विद्यालय का हो, महाविद्यालय का हो, नियुक्ति के पहले उसको इस सारे प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने छात्रों को किसी भी माध्यम से, अगर ऑफलाइन मीडियम में पढ़ाना है तो ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाना है तो वो उसको अपनी नॉलेज कन्वे कर सकता है। इसी तरह PhD कर रहे छात्रों को भी NEP 2020 में बहुत ज्यादा जोर दिया है उनके ऊपर कि उनको अध्यापन, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली एवं सूचना तकनीकी आदि का प्रशिक्षण देना उचित होगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं लिया है उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो ये प्रशिक्षण जरूर लें, क्योंकि उनको आगे भविष्य में यही काम आने वाला है। उन्हें शिक्षण सहायक के रूप में निर्धारित समय के लिए कक्षा शिक्षण भी दिया जा सकता है। शोध करने की पुरानी जो फंडिंग एजेंसी है, DBT, DST, ICMR यथावत रहेगी, पर नई शिक्षा प्रणाली में एक एजेंसी, जैसा कि हमारे माननीय डॉक्टर PK जैन साहब ने भी बताया कि राष्ट्रीय शोध अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो शोधार्थियों को शोध निधि प्रदान करेगी। और बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष मैं पढ़ रही थी बजट को कि राष्ट्रीय शोध अनुसंधान ने 50 करोड़ का बजट रखा है सिर्फ PhD करने वाले और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स का। इस फाउंडेशन का संचालन बेहतरीन शोधकर्ताओं एवं आविष्कारकर्ताओं के रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा किया जाएगा, जिससे श्रेष्ठतम प्रतिभाओं एवं टीचर्स और स्टूडेंट्स को शोध की ओर आकर्षित करके उन्हें नियमित कोष उपलब्ध किया जा सके। साथ ही उनकी सरकारी कागज की कार्रवाई से मुक्त स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा भी प्रदान किया जा सके और उनका शोध गुणवत्ता पूर्वक, उत्कृष्ट और उपयोगी हो और शोध के वो पेटेंट की ओर भी वो अग्रसर करवा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक देश का प्रशिक्षित शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा तब तक देश के हजारों महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के खोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक विभाग में पर्याप्त प्रशिक्षित टीचर्स नहीं होंगे तब तक देश में नए शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाएंगे। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के सेवा काल, वेतन भत्ते, पदोन्नति, आवास सुविधा आदि पे भी बहुत जोर दिया है और साथ ही साथ शिक्षण प्रशिक्षण पे बहुत जोर दिया गया। मान लीजिए हमारे पास में पर्याप्त शिक्षक हैं, तो क्या हम आज उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कारण हम सबको ढूंढना होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आए? यदि अगर हमारा गुरु ही प्रशिक्षित नहीं होगा, अगर हमारा गुरु को ही ज्ञान नहीं होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकता है? तो जो मेरा मानना ये कि जो छात्र इस व्यवसाय में आना चाहते हैं तो उन्हें पहले ही कई क्षेत्रों में जैसे मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन लैंग्वेज, व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण पहले से ही लेना होगा। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को ये प्रशिक्षण की जरूरत होगी, मगर इसकी आवश्यकता जो आज हमारे NEP का जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। विद्यार्थी चाहे विद्यालय का हो, महाविद्यालय का हो, विश्वविद्यालय का हो,
उसका कोई ना कोई रोल मॉडल अवश्य होता है और वो अपने रोल मॉडल को की भांति ही बनने का प्रयास करता है। वो वही सीखता है जैसा टीचर उसको सिखाता है। इसलिए शिक्षकों को भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। मेरी अपनी 45 इयर्स की टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती हूँ एक लाइन में, कि मेरा अपना खुद का ये था कि जब भी लेक्चर लेने जाएं, वो टॉपिक जो पढ़ाना है उसके आगे का और पीछे का पूर्ण अध्ययन करके छात्रों के सामने जाएं और पढ़ाते समय ये समझें कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वे हमारे गुरु हैं। वो हमसे कभी भी किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा जो शिक्षक का जो एक मीडियम होता है, जो ज्ञान देने की एक जो कड़ी होती है शिक्षक छात्रों को, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि छात्र ये महसूस करे कि हमारे गुरु को तो ज्ञान ही नहीं है, हमारे गुरु को तो ये आता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, इस बात को प्रत्येक शिक्षक अपने दिमाग में रखे कि हमको पूर्ण रूप से तैयार होकर के ही छात्रों के सामने जाना है, तभी हम हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी नई चीज हमें एनईपी 2020 में बताई गई है, हम उसको सीख सकते हैं, हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगी कि हम शिक्षक ही हैं जो किसी भी शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट करने के लिए सक्षम है, बशर्ते हमें उसकी नॉलेज हो। काफी मैंने शिक्षण के ऊपर आप लोगों से बात करी और मैं अंत में इस सेमिनार के सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे ऑनलाइन अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं स्वयं आपके विश्वविद्यालय में आना चाहती थी, मगर मेरी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण नहीं आ सकी। इसका मुझे खेद रहेगा, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्वयं आपकी यूनिवर्सिटी में आकर के और एक बार पुनः इस टॉपिक के ऊपर विचार अपने दूं। एक बार पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अध्यक्ष हमारे कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। The chief guest of this seminar, Dr. Nilima Singh, Vice Chancellor, Kota University, all deans, directors, head of departments and faculty members of Milwauee University, and the distinguished listeners who are connected with us through online media. I welcome all of them on behalf of Milwauee University. I am thankful to Bharatiya Shiksha Mandal that they have given this opportunity to us to hear the eminent speakers, and I am very much thankful to eminent Professor Dr. Nilima Singh, my Guru Dr. P.K. Jain sir, and Dr. Anil Kothari sir. They envisaged that our colleges should be multidisciplinary and there should be a university in each district of our country. The colleges should be autonomous degree providing institutions. They will be right to award degrees, and these institutions can be gradually converted into universities through graded development. Unitary colleges like B.Ed college, only B.Ed college, only law college, only engineering college will be closed in the coming time. Critical and imaginative thinking, and the word uses critical and imaginative thinking should be developed in these higher education, in the school education and thereafter higher education,
when he comes out after doing graduation, he should have a imaginative and critical thinking. Then one should have problem solving ability, not problem creating ability, or not problem narrating ability. One should have communication skills and teamwork attitude. One should be socially and morally aware about ethical behavior and practice. This is not creating myself. These are mentioned in the education policy. One should be innovative by approach and research oriented. These are the features. Now, the topic which has been given to me is motivated how our faculty members, our teachers' respect should be increased. How? Fortunately, since establishment of our university from 2008, we are working on it. And I am happy that these all points have been incorporated in higher education policy. We are working on it since 2008. The teachers will be fully trained to act as a mentors and guides of the students. The counseling of the students will be an integral part of day-to-day teaching of the teachers. This we are doing. The mentor system, the counseling system, we have applied it since 2008. Training, we are not only telling them you have to act as a guide and philosopher and friend of the student, but we are providing every teacher 30 students. And not only we are doing this only, we are checking it, we are training them, and for that we every year when academic year starts, we devote full 4-5 days for this, and we conduct here faculty development program. There will be adequate student-teacher ratio so that no excessive workload is imposed on the teachers. ये बहुत अच्छी बात है. This is very good, provided the teacher is engaged in research also. Teacher is doing some innovative work also. There will be an adequate student-teacher ratio so that the excessive workload to impose on the teachers should not be there. Excellence in teaching, counseling and research will be properly awarded. Yes, this is very good. जो excellence है टीचिंग में, अगर काउंसलिंग में, तो हम यहाँ देते हैं बेस्ट काउंसलर का अवार्ड, बेस्ट टीचिंग अवार्ड, वो which we do, and this is very good. But मेरे कुछ suggestions हैं. After completing 12th class, every student should go for compulsory military training and serve nation for 2 years without any remuneration, either in army or in armed forces like BSF, ITBP, CRPF, NDRF, etc., etc., not NCC, NSS. After completion of 12th, 2 साल उसको देश की सेवा करनी चाहिए बिना किसी पारिश्रमिक के. उसमें 2-3 चीजें आ जाएगी. एक तो उसकी पक्की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो मेहनती हो जाएगा, आलस नाम की चीज खत्म हो जाएगी. उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों विकास हो जाएगा, हेल्थ ठीक हो जाएगी. फिर देशभक्ति आ जाएगी उसमें. There should be compulsory moral education paper up to graduation level, which should teach morality, ethics, nationalism, freedom movement of India, national heroes, sons,
educationists, scientists, etc. They should be compulsory. Government of India should establish a National Education Finance Corporation. Like वो NIRF बना रहे हैं, उसी तरीके से उनको बनाना चाहिए NEFC, National Education Finance Corporation, which should grant loans to higher education institutions, long term and short term, on concessional rate of interest for creation of necessary infrastructure. Loan should be given to public and private institutions without any discrimination. It should also grant loans to needy students on very nominal rate of interest. Repayment of loan should be ensured through convenient installments. All grants and scholarships should be stopped. By doing so, there will be equal playing field for public and private institutions. जितना बच्चा पढ़ना चाहे वो लोन ले और रीपेमेंट अपनी अर्निंग से करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा लो पर उड़ाने के लिए नहीं है। ये हार्ड एंड मनी है, टैक्स पेयर्स मनी है। ये नहीं है कि आप ले लिए और खा के बैठ गए उसको। आप पैसा लो, आपको कही जैसा आपने कहा जैन साहब ने कि पैसे की कमी से शिक्षा किसी की नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। अगर आप इस मॉडल पे आ जाएंगे तो बेटा पैसा ले लो, तुम सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, जो मर्जी हो, पैसा लीजिए और जितना चाहिए उतना लीजिए। देना आपको है, आपको देना पड़ेगा। विदेश जाओगे तो आपके पासपोर्ट में एंट्री है, आपको बाहर नहीं जाना दिया जाएगा। The private educational institution should be given option to run the institutions for profit and pay the tax to the income tax department. आप अपने सपनों का भारत कैसा देखते हैं अपने मन में, वैसा ही देश बनेगा, वैसा ही समाज बनेगा। इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। हम लक्ष्मी पुत्र नहीं हैं, हम सरस्वती पुत्र हैं। हम सरस्वती पुत्र हैं, इस बात को कभी ना भूलो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Sir, for your thought-provoking address. Now to propose vote of thanks, I would like to invite Dr. Sumit Kumar Pandey, Nodal Officer. आदरणीय प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी, इन्होंने नेप पर एक शानदार भाषण दिया, वक्तव्य दिया। हम इनके प्रति मेवाड़ विश्वविद्यालय की तरफ से आभारी हैं। इसी क्रम में हम आभार ज्ञापित करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर, आदरणीय प्रोफेसर पीके जैन सर का, जिन्होंने एक बेहतरीन सारगर्भित विश्लेषणपूर्ण वक्तव्य दिया जिसे हम सभी ने सुना। और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अनिल कोठारी सर का, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत और हमारे भारत के गौरवशाली परंपरा, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति पर गौरव करना सिखाया, कुछ उदाहरण पेश किए। निसंदेह हम सभी उनसे लाभान्वित हुए होंगे। सर, आपने स्वीकृति दी, सहज आप यहाँ पर पधारे, हम इसके लिए हृदय से बेहद आभारी हैं सर। इसी क्रम में हम आभार ज्ञापित करना चाहेंगे अपने मेवाड़ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर का, जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्य संपन्न कर सके। सर, आपका हृदय से सादर आभार। और इसके बाद हम आभार ज्ञापित करना चाहते हैं मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर श्री आनंद वर्धन शुक्ल सर का, जिन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया 18 जनवरी को और कहा अपन को इसको कार्यक्रम को करना है और सबसे बेस्ट कार्यक्रम करना है। जो भी हर संभव सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई इस कार्यक्रम को लेकर के। एक टीम, एक मेंबर से बात की और आज जो भी कार्यक्रम के रूप में हम देख पा रहे हैं, सब का श्रेय सर को जाता है। सर, आदरणीय सर, आपका हृदय से सादर आभार सर। सभी कमेटीज का, सभी उच्चाधिकारियों का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम संपन्न कर पा रहे हैं। डीन एकेडमिक्स डीके शर्मा सर, आपका हार्दिक आभार, आपने हर तरह से सहयोग उपलब्ध कराया। और इसके साथ ही साथ हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय के पियोन, टेक्निकल असिस्टेंट और सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, संकाय अध्यक्षगण, निदेशकगण,
सबका नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन सबका तहे दिल से हार्दिक आभार